बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 सितंबर 2022 दिन है जी, थर्सडे, जुमेरात का। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक 23 सितंबर स्टार्ट हो चुका होगा। 23 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 23 सितंबर वो दिन है कि जब यूक्रेन के वो इलाके जिन्हें रशिया कंट्रोल कर चुका है वहाँ पर रेफरेंडम का आगाज़ होगा। 23 सितंबर को आगाज़ होगा और 27 सितंबर तक ये रेफरेंडम जारी रहने वाला है यूक्रेन के उन इलाकों में जो रशिया कंट्रोल कर चुका है। लेकिन एक बात मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में एक में डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि वो इलाके फुली रशिया के अंडर कंट्रोल्ड नहीं है, इसलिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है, स्पेशली 23 सितंबर रेफरेंडम के आगाज़ को लेकर, क्योंकि वहाँ पर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन और मॉस्को की फोर्सेस के दरमियान लड़ाई अभी भी जारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की। ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें जो ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर जो ब्लू कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा है, कि हमने गुज़िश्ता हफ्ते से हमें नज़र आ रहा है, इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई। यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो 2 से 3 रोज़ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन फिर मॉस्को ने जो अनाउंस किया था कि हम एक डिफेंसिव लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, वहाँ पर हम यूक्रेन की फोर्सेस को रोक लेंगे, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि यूक्रेन की फोर्सेस को मॉस्को की फोर्सेस ने रोक लिया। और यूक्रेन भी ये एडमिट कर रहा है कि मॉस्को की फोर्सेस के हमले बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं डिफेंसिव लाइन बनाने के बाद। और स्पेशली व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के सदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं मॉस्को की फोर्सेस की जानिब से। साथ ही यूक्रेन ये भी क्लेम्स कर रहा है कि हमने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद कुछ सेटलमेंट्स मॉस्को की फोर्सेस से वापस लिए हैं, मज़ीद कुछ इलाके मॉस्को की फोर्सेस से उनका कंट्रोल छुड़वाए, जिसमें लोहेंस्क के अंदर भी कुछ सेटलमेंट्स का क्लेम किया यूक्रेन ने। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, लोहेंस्क वो रीजन है यूक्रेन का जिसे रशिया मॉस्को कई महीने पहले कंट्रोल कर चुका है, और वहाँ पर अब रेफरेंडम का आगाज़ होने जा रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि डोनेट्स्क का जो रीजन है वो 50 to 60% रशिया के मॉस्को के अंडर कंट्रोल्ड है, और वहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की लड़ाई यूक्रेन और रूस की फोर्सेस के दरमियान जारी है। तो वहाँ पर किस तरह से रेफरेंडम कंडक्ट किया जाएगा, ये कुछ घंटों के बाद सिचुएशन जो है मज़ीद टेंस होना स्टार्ट हो जाएगी जब उस रेफरेंडम का आगाज़ होगा। जिस तरह के स्टेटमेंट्स यूरोप की जानिब से, इवन के अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने कहा कि मॉस्को के हमले बहुत बढ़ गए हैं, मॉस्को शेलिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, इवन के मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो असलहा मॉस्को इस्तेमाल कर रहा है, रूस की फोर्सेस इन दिनों में इस्तेमाल कर रही हैं, वो हैं ड्रोन्स। और बहुत अच्छे से ये ड्रोन्स जो हैं मॉस्को की फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूक्रेन के ऑफिशियल्स की मैं बात कोट करके आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से ये ड्रोन्स मॉस्को की फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि ईरान के ड्रोन्स हैं। ये यूक्रेन ने एक बार फिर से इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान के ड्रोन्स मॉस्को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें से 2-3 उन्होंने मारने का, तबाह करने का दावा भी किया, और ये कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस थी कि ईरान और रशिया का एक मुआहदा तय पाया है जिसके तहत ईरान रशिया को ड्रोन्स देगा। ईरान की जानिब से, क्रेमलिन की जानिब से डिनाई किया जा चुका है अमेरिका की इस इंटेलिजेंस को, लेकिन यूक्रेन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट टोन के अंदर कह रहा है कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारी खबर पक्की है, क्योंकि ये खबर, ये इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका की नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये इंटेलिजेंस थी इजराइल की। इजराइल कीव को जो मदद नहीं कर रहा, न्यूट्रल किरदार अदा कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इजराइल कीव को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने लगा है उस वक्त से, जब से इजराइल ने देखी ईरान की इन्वॉल्वमेंट रशिया के साथ, ईरान की पींगें, उस वक्त से इजराइल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है कीव को, यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं कि वो मना सकें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर याइर लपीड को कि इंटेलिजेंस से बढ़कर हमारी कुछ और मदद करें, कोई डिफेंसिव वेपन हमें प्रोवाइड कर दें। वो आयरन डोम के पीछे पड़े हुए हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल इंटेलिजेंस से बढ़कर कोई मदद, इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड करे जंग के इन दिनों में, कि जब जंग बहुत ज़्यादा शदीद होती जा रही है। लेकिन इस वक्त अब इट्स टू लेट नाउ मेरे ख्याल में कि इजराइल अब यहाँ पर कोई पंगेबाजी नहीं करेगा, जबकि व्लादिमीर पुतिन 3 लाख ट्रूप्स, और अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल रिपोर्ट, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये कहा गया कि 3 लाख व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है, एक्चुअली रशिया भेजने जा रहा है 10 लाख
रिजर्व फौजी मैदान जंग में उतारने जा रहा है। लेकिन क्रेमलिन ने खैर उस रिपोर्ट को डिनाई किया और उस रिपोर्ट के हवाले से क्रेमलिन ने कहा कि जो व्लादिमीर पुतिन ने, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस की है स्ट्रेंथ, वही भेजी जा रही है, 3 लाख फौजी। तो अब इसराइल पंगा नहीं ले सकता इस जंग के अंदर। इसराइल का आना वो एक गलत फैसला होगा इसराइल का, अगर इस वक्त के अंदर इसराइल यूक्रेन की मदद इमदाद करना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ खबरें यूरोप के मीडिया में, मगरिब के मीडिया में गर्दिश कर रही हैं और आरटी पर, रशियन टेलीविजन चैनल पर भी ये रिपोर्ट है कि जब से व्लादिमीर पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया है, तब से रूसी शहरी, रूस को काफ़ी तादाद में, स्पेशली नौजवान, उन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और जो पड़ोसी ममालिक हैं, फिनलैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बेलारूस है, वहाँ पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये रूस के शहरी जो मोबिलाइजेशन है उसके तहत जाहिर है जो 3 लाख फ़ौजी हैं, वो रिज़र्व फ़ौजी हैं, वो यहीं से चुने जाएंगे जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है रूस की फ़ौज के साथ कि आपको अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम हाजिर हैं। अब उन्हें क्या पता था जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि इस नाजुक वक्त में उनकी ज़रूरत पड़ेगी और व्लादिमीर पुतिन उन्हें बुला लेंगे। खैर कितनी हकीकत है इन रिपोर्ट्स में, रशिया के टेलीविज़न चैनल्स पर भी ये रिपोर्टिंग हो रही है, इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। और ज़ाहिर है नेचुरल है कि अगर इस तरह की जंग की सिचुएशन में कि आपका नेटो से भी पंगा पड़ सकता हो और फिर व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर, आपके मुल्क के सरबराह आपको कहेंगे आ जाओ लड़ो, तो फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन यूरोप का और मगरिब का मीडिया कुछ एग्जैजरेट करके बयान कर रहा है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, पूरा रूस भागना शुरू हो गया है, रशिया से नौजवान जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ भागना शुरू हो गए हैं। यूरोप बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहा है क्योंकि जो रूसी यूरोप के अंदर आ रहे हैं तो यूरोप के कुछ ममालिक उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ ममालिक उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। आपको मैंने डिटेल के साथ बताया था, इवन के गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कैटेगोरिकली पूरी दुनिया से, स्पेशली यूरोप से मुतालबा किया कि रूसी शहरियों पर पाबंदी आयद करो, वो घूम फिर ना सकें, उन्हें फ़ील हो कि उन पर सैंक्शंस आयद हैं। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ बहरहाल इन्हें कबूल कर रहे हैं, इन्हें ले रहे हैं रशियंस को, और कुछ इन्हें आने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, तो अकॉर्डिंग टू क्रेमलिन्स ऑफिशियल, उन्होंने ये बताया कि 2 हफ्ते ट्रेनिंग होगी इन 3 लाख फौजियों की, इन 3 लाख जो रिजर्व फौजी हैं इनकी ट्रेनिंग होगी 2 हफ्ते, और 2 हफ्ते के बाद इन्हें मैदान जंग में उतारा जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दैट ऑफिशियल उन्होंने ये कहा कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है। पहले ये कहा जा रहा था कि 24 से 48 घंटों और रेफरेंडम से कबल कुछ फौजी जो हैं, रिजर्व फौजी, वो मैदान जंग में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि नहीं, 2 हफ्ते लगेंगे, इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी, उसके बाद ये 3 लाख फौजी मैदान जंग में उतारे जाएंगे। तब तक रेफरेंडम भी हो चुका होगा और ये इलाके, ये जो 4 इलाके हैं, लोहेंस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खिरसोन, ये रशिया का हिस्सा बन चुके होंगे तब तक। और यूएस ऑफिशियल की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि अगर ये इलीगल रेफरेंडम कंडक्ट किया और कामयाबी के साथ रशिया ने एनेक्स कर लिए ये इलाके, इन पर कब्ज़ा कर लिया क्राइमिया की तरह, तो याद रखो कि नेटो तुम्हारे से सबसे पहले क्राइमिया वापस लेगा। और हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, नेटो ममालिक जो हैं वो जोहरी हथियार भी रखते हैं, तो ये रेफरेंडम कैंसिल कर दो इससे पहले कि नेटो और रशिया आमने सामने हो जाएं। तो दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने टेलीग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी की, डिटेल्ड स्टेटमेंट है, उसका मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं कि दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर इस रेफरेंडम को रोकने की कोशिश की गई तो हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, और ना सिर्फ हमारे पास जोहरी हथियार हैं बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो हमें मजबूर ना करें कि हम अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल करें। और दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सो कॉल्ड पीस फार्मूला पेश किया है, तो मैं बताना चाहता हूं, दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि ये जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है, ये इलाके रशिया के हुए और कोई भी ताकत इन इलाकों को रशिया से नहीं ले सकती। उनका इशारा नेटो की जानिब था। और रेफरेंडम को लेकर बहुत ज़्यादा जुमले, सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला किया जा रहा है, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया और उसमें बात की गई। जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की, एंटोनियो गुटेरेस ने। उन्होंने ये कहा कि जो जोहरी की ये जो स्टेटमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
कि हम यूं जोहरी हथियार इस्तेमाल कर लेंगे और हम यूं मिसाइल मार देंगे, ये कोई मजाक नहीं है, ये जोक नहीं है। ये स्टेटमेंट्स के अंदर भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर लेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस सेशन के अंदर, इस इजलास के अंदर स्पेशली यही बात डिस्कस हुई कि व्लादिमीर पुतिन की पार्शियल मोबिलाइजेशन और रेफरेंडम के ऐलान के बाद जो सिचुएशन ये जोहरी न्यूक्लियर वेपन की तरफ ये बहस जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इसे किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं कुछ ममालिक, उन्हें भी कहा कि आप भी अपना भरपूर किरदार अदा करें इससे पहले कि इस सिचुएशन मज़ीद ख़राबी की जानिब जाए। उनका इशारा जो है वो तुर्की की जानिब था, क्योंकि तुर्की और यूनाइटेड नेशंस जो हैं वही किरदार अदा कर रहे हैं मीडिएशन का। लेकिन एक और मुल्क भी है जो सालस का किरदार अदा कर रहा है और बहुत कामयाबी के साथ सालस का किरदार अदा कर रहा है। मुसलमान मुल्क है तुर्की के अलावा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इधर इस वीडियो में शामिल नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, सेपरेट रखेंगे उसे। एक जानिब जंग और बहुत शदीद जंग, और दूसरी जानिब बैकडोर अमन की बहुत सीरियस कोशिशें जारी हैं दो मुसलमान ममालिक की जानिब से। अगली वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।